Viewers, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss the second colligative property, that is depression in freezing point. In this lecture I will discuss how the addition of solute lowers or depresses the freezing point of the solution. इसके अलावा depression of freezing point के साथ related जो graphical explanation है उसे बयान करूँगा. How can we calculate the molecular weight of dissolved substance, उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे और बहुत से जो की पॉइंट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, जो कि इस टॉपिक के साथ रिलेटेड हैं, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. एज यू नो वेरी वेल, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. बाय डेफिनेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है आपके पास बेटा? It actually depends on number of particles of solute in the solution. या आप दूसरे अंदाज में ये कह सकते हैं, it actually depends upon amount of solute present in the solution. ठीक है? It do not depend upon the nature of solute or even molar mass of the solute. ठीक है, नेचर या मोलर mass of the solute जो है उसके ऊपर आपके पास ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती, बट इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट. इफ यू चेंज द सॉल्वेंट देन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंजेस. ठीक है बेटा, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखी. जो फर्स्ट पॉइंट है वो बड़ा और तलब है. इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन. ठीक है, मजीद आगे इसको एक्सप्लोर करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. लेट्स से मेरे पास कोई सोल्यूट है, कोई जनरल सोल्यूट है, मैं उसको लेता हूँ XY. इसे मैं डिसॉल्व करता हूं किस में जी? सॉल्वेंट में. ठीक है, ये पेयर सॉल्वेंट है आपके पास. ठीक है, जिसका वेपर प्रेशर क्या होता है? P0. उतना ही अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, 1 kg इधर है आपके पास, 1 kg अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में इधर लेता हूं सेम. ठीक है, यहां पर मैं इस XY सोल्यूट को डिसॉल्व करता हूं. क्या बनेगी? सॉल्यूशन बनेगी आपके पास. ठीक है, जिसकी वजह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व होगा. मैंने सल्यूट इसमें ऐड किया है. अच्छा, आगे और एक्सप्लेन करने से पहले XY की कुछ क्वालिटीज, जो XY सल्यूट है इसकी कुछ क्वालिटीज मैं आपके सामने रख देता हूं. ये जो बेटा XY सल्यूट है आपके पास, इट इज नॉन वोलेटाइल, इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इट इज नॉन एसोसिएटिव, इट इज नॉन डिसोसिएटिव. डिसोसिएट भी नहीं करता, डिसोसिएटिव. इट इज नॉन इंटरैक्टिव, नॉन इंटरैक्टिव. इट हैव नो एबिलिटी टू फॉर्म, नो एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रेट्स. हाइड्रेट्स भी नहीं बनाता आपके पास, हाइड्रेट्स. ठीक हो गया. और जब हम इन तरह के सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं आपके पास, तो जो सोल्यूशन के वॉल्यूम में चेंज आता है डेल्टा वी, वो जीरो होता है. जो सोल्यूशन की एंथैल्पी में चेंज आता है वो क्या होता है? जीरो होता है. तो ये जो सोल्यूट है इन क्वालिटीज के साथ जब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेटा, तो वो कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी? वो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी. अच्छा, नाउ आप जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में रेगुलरली जिन सोल्यूट्स के साथ आप डील कर रहे होते हैं, जिन्हें आप यूज कर रहे होते हैं, मैं कुछ वो एग्जांपल्स लिख देता हूँ. लेट्स से मेरे पास है जी NaCl है. ठीक हो गया. मेरे पास है FeCl3 है, FeCl3. क्रोमियम क्लोराइड है, CrCl3 है. ठीक है, या बेंजोइक एसिड है. ये कुछ सोल्यूट्स हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई ये जो XY सोल्यूट है जिसकी क्वालिटीज हैं, क्या ये जो आप रेगुलरली जिन सोल्यूट्स को आप यूज कर रहे होते हैं, क्या इसकी क्वालिटी और इनकी क्वालिटीज है जैसी हैं? आप अगर NaCl को डिसॉल्व करें बेटा, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. FeCl3 को डिसॉल्व करें तो Fe
+3 और 3Cl नेगेटिव। इसी तरह से क्रोमियम को डिसॉल्व करें तो आपके पास ये चीज बनेगी। और बेंजोइक एसिड के ऊपर मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो नाउ जैसा कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है बाकी प्रॉपर्टीज की तरह कोलिगेटिव है, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। आप अगर XY को देखें, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, डिसोसिएट नहीं हुआ, ठीक है, डिसोसिएट नहीं हुआ, आपके पास एसोसिएशन इसने नहीं शो की, ठीक है, इंटरेक्शन नहीं है, हाइड्रेट्स मेरे का इसकी एबिलिटी नहीं है, नहीं बना रहा आपके पास। अगर आपने 1 मोल ऑफ XY डाला है तो सॉल्यूशन के अंदर आपके पास 1 मोल ऑफ XY ही मौजूद होगा, जिस वक्त वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ये है। लेकिन अगर आप 1 मोल ऑफ NaCl पुट करते हैं तो आपको 2 मोल्स ऑफ केटाइंस मिलेंगे, 1 मोल ऑफ सोडियम आयन एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड है। इसी तरह से आप क्रोमियम क्लोराइड या FeCl3 को डिसॉल्व करें तो आपके पास 4 मोल्स ऑफ आयंस बनेंगे, 1 मोल ऑफ क्रोमियम आयन और 3 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन मिलेंगे आपके पास, ठीक है। बेंजोइक एसिड को अगर आप लोग बेंजीन में डिसॉल्व करें, बेंजीन के अंदर इसे अगर आप डिसॉल्व करें तो एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है, मैं लिख देता हूं एट लोअर टेम्परेचर, एट लोअर टेम्परेचर ये जो बेंजोइक एसिड है ये डाइमीराइज हो जाता है, मतलब ये एसोसिएशन शो कर रहा है, वो डिसोसिएट हुए थे आपके पास, ठीक है, ये एसोसिएशन शो करता है, ये डाइमीराइज हो जाता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन बेंजीन एट लो टेम्परेचर, इस तरह से, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड डिवेलप हो जाते हैं। तो ना आप देखें बेटा, XY का कंपैरिजन इन के साथ में कर रहा हूं जिन्हें आप रेगुलरली यूज कर रहे होते हैं। XY के वही मोल्स हैं जो आपने इसकी प्योर फॉर्म में लिए थे, और जब आपने सॉल्यूशन में डाले तो वही है, क्योंकि ये ना एसोसिएट कर रहा है कि कम हो जाए, ना डिसोसिएट कर रहा है कि ज्यादा हो जाए आपके पास, ठीक है, ना ये हाइड्रेट्स बना रहा है कि इसमें चेंजेस आए। तो लिहाजा ये वाला जो आपके पास केस होगा, इन तरह के सोल्यूट जो है वो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देंगे। लेकिन ये जो रेगुलरली हम लोग जो यूज कर रहे होते हैं, ये सोल्यूट्स आपके पास मॉडिफाइड, या आप ये कह लें कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ जा रहे हैं। जो इक्वेशन इसके लिए वैलिड है विद फ्यू मॉडिफिकेशन, वो इनके लिए भी एग्जैक्टली वैलिड है आपके पास, ठीक है बेटा। क्यों? आप देखें, मैंने लिखा हुआ है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब सोल्यूट पार्टिकल आप देखें, आपसे मैं अगर क्वेश्चन करूं कि भाई ये जो NaCl का अगर मैं सॉल्यूशन बनाऊं इसका, ठीक है, ये ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देगा या इन दोनों में से आपके पास ये ज्यादा देगा, तो आंसर क्या होगा कि क्रोमियम क्लोराइड वाली जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा डिप्रेस करेगा फ्रीजिंग पॉइंट को, ज्यादा लो करेगा। वजह कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो डिसोसिएशन के बाद, इलेक्ट्रोलाइट था आपके पास, इसके बाद ये ज्यादा होंगे, ये ज्यादा डिप्रेस करेगा आपके पास, ठीक है बेटा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्रोमियम क्लोराइड की क्यों ज्यादा है, वजह बताएं। वजह यह है कि आपके पास ये ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स को दे रहा है आफ्टर डिसोसिएशन, तो यही कॉलिगेशन थी, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ रिलेटेड दूसरे अंदाज में यूं पूछा जा सकता है आपसे कि भाई इन दोनों में से चले, ये दो है आपके पास, एक और ये दो, इन दोनों में से आपके पास जो मैक्सिमम जिसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट ये होगा। मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट इसी का होगा आपके पास, ये ज्यादा डिप्रेस होगा फ्रीजिंग पॉइंट इसका, और थोड़ा होगा, क्यों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, ज्यादा है। बेंजोइक एसिड के केस में बेंजीन को जिस वक्त आप लोग डिसॉल्व कर, बेंजीन के अंदर जिस वक्त आप इसको डिसॉल्व करते हैं, लो टेम्परेचर के ऊपर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लो टेम्परेचर के ऊपर ही ऑब्जर्व होता है, तो इसके नंबर ऑफ मोल जो आपने इनिशियली डाले थे वो हाफ गिने जाते हैं आपके पास, क्योंकि इसने एसोसिएशन शो की है, तो लिहाजा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उसमें चेंज आएगा आपके पास, उसमें एबनॉर्मेलिटी आएगी। तो यहां से बेटा आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई जो रेगुलरली हम लोग जिन सोल्यूट्स को यूज कर रहे होते हैं उनमें ये क्वालिटीज नहीं हो सकती, ठीक है। हम बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन अक्सर लेते हैं, ठीक है, हम डाइल्यूटेड सोल्यूशन लेते हैं ताकि हम लोग नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को या राउट्स की जो आपके पास जो आप कंसिडरेशन है उन्हें आप अचीव कर लें। इंतहाई डाइल्यूट सोल्यूशन आपने एसोसिएशन डिसोसिएशन की जो डिग्री है वो आपके पास क्या हो, सोल्यूट की वो कम से कम हो आपके पास, ठीक है, तो फिर वो नियरर टूवर्ड्स द नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो वाला सोल्यूट होता है आपके पास, वगरना आपके पास उसमें क्या होगी, एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। अच्छा,
इसकी प्रैक्टिकल कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। आपको पता है कि जिस वक्त विंटर्स होती हैं आपके पास उन कंट्रीज में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होता है, रोड सरफेसेस के ऊपर आपके पास सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम क्लोराइड, लाइक NaCl, लाइक आयरन सॉल्ट ये डाले जाते हैं आपके पास, ताकि रोड सरफेसेस का जो टेम्परेचर है वो लेस किया जाए और जो आइसिंग है आपके पास वो लो टेम्परेचर पे हो आपके पास, वो 0 डिग्री से और नीचे हो आपके पास, ठीक है। ये जो सॉल्ट्स होते हैं NaCl वगैरह ये ज़्यादा कोरोसिव होते हैं, अक्सर फॉर्मेट सॉल्ट यूज़ किए जाते हैं आपके पास एयरपोर्ट्स के अंदर, जहाँ पे जहाज या एरोप्लेन्स ने आपके पास क्या करना होता है जी, लैंड करना होता है। इसी तरह से आप रेडिएटर में जो पानी डालते हैं कोल्ड कंट्रीज में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, उसके अंदर आप इथाइलिन ग्लाइकोल को मिक्स करते हैं, ठीक है, वो एंटी फ्रीजिंग है आपके पास, ठीक है, तो वो डिप्रेस करता है किसको जी, फ्रीजिंग पॉइंट को। ये ड्यू टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। आपने सोल्यूट को ऐड किया, उसने फ्रीजिंग पॉइंट को क्या किया, डिप्रेस। कैसे किया उसे मैं डिटेल में आगे डिस्कस करने वाला हूँ। इसी तरह से क्रिएचर्स हैं आपके पास यूनिवर्स में बहुत सारे, उनके अंदर सॉल्ट्स हैं जिनकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है किस लिहाज से आपके पास अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। तो सॉल्ट्स की वजह से जो आपके पास उनके अंदर का जो फ्लूइड है वो फ्रीज नहीं करता इवन एट लो टेम्परेचर अबाउट 0 डिग्री सी। तो ये कुछ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी है हमारे सामने जो कि हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए पढ़ते हैं। बहरहाल मजीद आगे इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। ये कुछ आपके पास बातें थी जो समझना जरूरी थी कि भाई हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड ना रहें कि हमारे पास सोल्यूट जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, वो आपके पास नॉन डिसोसिएटिव होगा, नॉन एसोसिएटिव होगा, तो और भी हो सकते हैं आपके पास जो कि मैंने आपके सामने रखे। नाउ लेट मेरे पास कोई सोल्यूट था जिसको मैंने डिसॉल्व किया किसमें जी, आपके पास सॉल्वेंट 1 kg में। तो अब ये बन गई क्या चीज, सोल्यूशन बन गई आपके पास। सोल्यूशन का जो आपके पास वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है बेटा, PS होता है आपके पास। जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो क्या है जी, P0 है आपके पास, ठीक है। ये सोल्यूशन है और ये क्या है आपके पास जी, सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। हम क्या करते हैं, हम दोनों को सब्जेक्ट करते हैं किसके ऊपर जी, फ्रीजिंग के ऊपर, ठीक है। जो सोल्यूट की अमाउंट मैंने डाली है वो इंतहाई क्या है जी आपके पास, स्मॉल है आपके पास। लेट्स से कि ये 0.1 मोल सोल्यूशन है आपके पास, ठीक है जी, तो इंतहाई स्मॉल क्वांटिटी हमने डाली। अच्छा, इसको मैं सब्जेक्ट करता हूँ किसके ऊपर जी, फ्रीजिंग के ऊपर। इसको भी सब्जेक्ट करते हैं फ्रीजिंग के ऊपर। कैसे, बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। तो जिस वक्त आप टेम्परेचर को लो करेंगे बच्चा तो क्या होगा आपके पास, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर। इसी तरह से आप सॉल्वेंट पेयर केस में भी आपके पास क्या होगा जी, जिस वक्त आप टेम्परेचर लो करेंगे तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो इंटरफेयर करे, जो केमिकल पोटेंशियल यहाँ पर आपके पास सॉल्वेंट का उसे कोई भी चेंज नहीं कर रहा। व्हाट इज केमिकल पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं इसे फ्रीजिंग पॉइंट लिखूं तो इट इज एक्चुअली द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ solvent molecule to shift from its liquid state to solid state। तो वो आपके पास यहाँ पर क्या है जी, स्टैंडर्ड है, वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो सॉल्वेंट जो है वो एक खास टेम्परेचर के ऊपर क्या करेगा जी, लेट्स से वो टेम्परेचर T0 है, उधर क्या कर जाएगा, फ्रीज कर जाएगा। इस वक्त उसका कोई आपके पास वेपर प्रेशर होगा इस टेम्परेचर, इस पॉइंट के ऊपर आपके पास, जो कि क्या कहलाएगा जी, P0, जो कि मैंने ऊपर लिख दिया। अच्छा, नाउ अगर हम सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को डालेंगे बेटा तो क्या होगा आपके पास, एंट्रोपी में चेंज आएगा आपके पास, ठीक है। जो आपके पास जो रैंडमनेस है सॉल्वेंट की वो बढ़ जाएगी आपके पास। जो नेट हीट है विद इन द सॉल्वेंट वो आपके पास क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब जब इंक्रीज करेगी तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आना चाह रहे थे, फ्रीज होना चाह रहे थे आपके पास। जो सोल्यूट है वो आपके पास क्या है जी, उसकी मौजूदगी की वजह से जो केमिकल पोटेंशियल है इस सॉल्वेंट का आपके पास, मतलब जो उसकी टेंडेंसी है टू शिफ्ट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू अचीव द केमिकल पोटेंशियल, जो कि प्योर सॉल्वेंट के केस में था, हम इस सॉल्यूशन को मजीद लो टेम्परेचर की तरफ लेकर जाते हैं आपके पास, ठीक है, ताकि वही केमिकल पोटेंशियल हमें मिल जाए, वही टेंडेंसी इसकी दोबारा आ जाए और ये लिक्विड से कन्वर्ट हो जाए किसमें जी, सॉलिड में आपके पास। तो वो टेम्परेचर जो है वो क्या है जी, T है। इस वक्त जो टेम्परेचर होगा वो आपके पास क्या होगा जी, जो प्रेशर होगा वो क्या होगा बेटा आपके पास, वो P कहलाएगा आपके पास, ठीक है जी। अच्छा, ना ये सारी बातें जो मैंने की हैं उसे मैं ग्राफिकली आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने ग्राफ आपके सामने बनाया हुआ है, आप देखें
इट इज द ग्राफ बिटवीन द वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, मैंने 3 कर्व सी बनाई हुई है। सबसे पहली कर्व मैंने आपके सामने दी हुई है, प्योर सॉल्वेंट की कर्व है। आप देखें टेम्परेचर इधर जो है आपके पास ये क्या है बेटा, मिनिमम है, और इस तरफ टेम्परेचर क्या है जी, मैक्सिमम है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से वेपर प्रेशर इधर इसकी वैल्यूज क्या है, मिनिमम है, ऊपर की तरफ आप जाते हैं तो वेपर प्रेशर की वैल्यूज क्या है जी, मैक्सिमम है। नाउ जो प्योर सॉल्वेंट है, अगर मैं इसे फ्रीज करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा कि इसके टेम्परेचर को मैं लो करता जा रहा हूं। ठीक है, टेम्परेचर लो होता जा रहा है तो आप देखें वेपर प्रेशर भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, ये देखें वेपर प्रेशर में भी क्या आ रहा है जी, डिक्रीज आ रहा है। करते करते हम यहाँ पर पहुंचेंगे पॉइंट बी। ये जो आपके पास है पॉइंट बी के ऊपर जो प्योर सॉल्वेंट है वो फ्रीज कर जाएगा आपके पास। ठीक है बेटा, ये जो पॉइंट बी है यहाँ पर इस वक्त जो आपके पास जो वेपर प्रेशर है वो क्या है जी, पी नॉट है। पॉइंट बी के ऊपर देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन द प्योर सॉल्वेंट इन लिक्विड स्टेट एंड द प्योर सॉल्वेंट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है बेटा, ये इक्विलिब्रियम अचीव होता है आपके पास एट द फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो मैंने शो किया, वो क्या है आपके पास ही, वो टी नॉट है, वो फ्रीजिंग टेम्परेचर है इस प्योर सॉल्वेंट का। मजीद फर्दर अगर आप इसे बेटा इसका टेम्परेचर आप लो करें तो एब्रप्ट फॉल करती है आपके पास डाइन, क्यों कि यहाँ से आगे सॉलिड सॉल्वेंट है तो वेपर प्रेशर सॉलिड का जो होता है वो एब्रप्टली वो सडनली आपके पास फॉल करता है, क्यों कि वेपर प्रेशर जो है वो सॉलिड का आपके पास वो जल्दी वो मिनिमम होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू कम होती है। ये प्रॉपर्टी जो है ज्यादा किसकी है, लिक्विड्स की आपके पास। ठीक है, तो इस वजह से आपको सडन एकदम से फॉल नजर आता है, क्यों चीज सॉलिड बन गई है। तो वेपर प्रेशर में जो डिक्रीज है वो आपके पास क्या है जी, एब्रप्ट है, वो आपके पास क्या है, शार्प है एकदम से। सॉलिड बनने की वजह से लिक्विड था तो आपको एक स्मूथ सी कर्व मिल रही थी। ठीक है, तो इसे अक्सर पॉइंट बी से लेकर आपके पास यहाँ तक जो है ये चले से में सी, ये आपके पास क्या है जी, कोई जेड पॉइंट है, बी से लेकर जेड तक ये सब्लिमेशन कर्व बी से बोलते हैं आपके पास। ठीक है, और यहाँ से लेकर पॉइंट बी से लेकर लेट्स से मैं से एक्स कह देता हूँ, एक्स तक आपके पास जो है वो क्या है जी, वेपर प्रेशर कर्व है। पॉइंट बी जो है यहाँ पर लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड सॉल्वेंट जो कि पेयर स्टेट में है और सॉलिड सॉल्वेंट जो कि पेयर स्टेट में है उसके दरमियान क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या है बेटा आपके पास, पी नॉट, ऐसे याद रखें। ठीक है जी, नाउ सॉल्यूशन हमने ली, सॉल्यूशन घर में लेता हूँ, इसकी मोलैलिटी लेस है, वो 0.1 मोलल है। अब इसे भी मैं फ्रीजिंग के ऊपर सब्जेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने आपको बीकर्स बना के समझाया। यहाँ पर आप देखिए बेटा आप फ्रीज कर रहे हैं, ठीक है, आप टेम्परेचर को लो कर रहे हैं, आप यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर पहुंच गए जो कि बिल्कुल बी से नीचे है। सॉल्यूशन की वाली जो कर्व है आप देखें तो प्योर सॉल्वेंट वाली कर्व से नीचे, क्यों, हमें पता है कि सॉल्यूट ऐड करने से जो वेपर प्रेशर है वो लो होता है, इज द फर्स्ट कोरिगेटिव प्रॉपर्टी। तो वेपर प्रेशर जो है ऑब्वियसली लोअर आएगा। तो आप देखें बेटा पॉइंट बी से बिल्कुल नीचे जो पॉइंट है यहाँ पर इसने फ्रीज नहीं किया। ठीक है, क्यों नहीं किया, मैंने अभी बताया था कि आपके पास सॉल्यूट की एडिशन की वजह से जो केमिकल पोटेंशियल है सॉल्वेंट का, टेंडेंसी है उसकी लिक्विड से सॉलिड में जाने की, वो क्या हो जाती है आपके पास, वो मिनिमाइज हो जाती है, वो कम हो जाती है ड्यू टू एडिशन ऑफ द सॉल्यूट। तो अब उस केमिकल पोटेंशियल को दोबारा से अचीव करने के लिए वो इक्विलिब्रियम जो कि लिक्विड सॉल्वेंट के दरमियान और सॉलिड सॉल्वेंट के दरमियान होगा, उसे अचीव करने के लिए दोबारा से, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको फर्दर थोड़ा और इस टेम्परेचर को क्या करते हैं जी, लो करते हैं, और हमें फाइनली जो है पॉइंट एफ के ऊपर जो है वो हमें फ्रीजिंग टेम्परेचर मिल जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाता है किसका जी, सॉल्यूशन का। क्योंकि आपके पास हमने सॉल्यूट ऐड किया तो थोड़ा सा जो आपके पास टेम्परेचर है वो क्या हुआ है जी, डिक्रीज हुआ है। क्यों है मैं एक्सप्लेन कर चुका। ठीक है, एट पॉइंट एफ जो आपके पास वेपर प्रेशर है वो क्या है, पीएस है, जो आप देख सकते हैं लेस है, किससे, वेपर प्रेशर पोजेस्ड बाय द प्योर सॉल्वेंट, ये लेस है। ठीक है बेटा, अच्छा मजीद अगर आप सॉल्यूशन 2 पे बनाना चाहें बेटा तो सॉल्यूशन 2 की आप मोलैलिटी को और ज्यादा कर दें, ठीक है, आप उसके डबल कर दें, तो फिर ऑब्वियसली जो ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और डिप्रेस होगा। यही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है। तो आप देखें तो हमें ये पॉइंट मिल रहा है, पहले पॉइंट एफ था, फिर पॉइंट सी था, पहले डिफरेंस जो था उसे मैंने ये शो किया हुआ है, ये डिफरेंस था, ठीक है, इन दोनों का आपके पास, ठीक है, ये आपके पास क्या है जी, डिप्रेशन है इन फ्रीजिंग
पॉइंट, ठीक है बेटा। तो अब डिफरेंस क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास, अब डिफरेंस बढ़ गया। क्यों डिफरेंस बढ़ा है, इस वजह से बढ़ा है कि आपने मोलैलिटी को चेंज किया है, आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो थे वो अब ज्यादा हो गए, तो ऑब्वियस है फिर आपके पास क्या होगा जी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फर्दर आपके पास आगे को शिफ्ट होगी। तो यहां से ये ग्राफ आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई हाउ द वेपर प्रेशर एंड व्हाट द टेम्परेचर जो है आपके पास, आप इसके रिलेशन को देख के डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझ सकते हैं। अच्छा जी, मजीद एक्सप्लेनेशंस के ऊपर मजीद जो डेरिवेशन है इससे रिलेटेड उसे मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, हम डेरिवेशन के लिए सहारा लेते हैं किसका जी, क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का। क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जो होती है वो वैलिड होती है फॉर द इक्विलिब्रियम, ठीक है, फॉर द इक्विलिब्रियम बिटवीन एनी टू सब्सटेंस, ठीक है, जिनका जो कि फेज चेंज कर रहे हैं। लेट्स से आपके पास वो लिक्विड है तो सॉलिड में जा रहा है, या सॉलिड है तो लिक्विड में जा रहा है, आपके पास लिक्विड से वेपर में, ठीक है। तो ये फेज चेंज के लिए क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को आप यूज कर सकते हैं। इसकी डेरिवेशन किस तरह है उसमें हम नहीं पढ़ते, हम डायरेक्ट क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन लिखते हैं। क्या है आपके पास सी, ये है नेचुरल लॉग ऑफ पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाय आर इंटू 1 बाय टी नॉट माइनस 1 बाय टी, ये इक्वेशन आपके पास, ठीक है जी। डिराइव कैसे करते हैं, इसकी डेरिवेशन में अगले लेक्चर्स में कराऊंगा, कीप वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, तो आप देखना बेटा इसको हम डिराइव भी करेंगे। बट यहाँ पर हमने इसकी डिराइव फॉर्म मैंने आपके सामने लिखी हुई है, डेल्टा एच एफ लिखते हैं इसको, ये आपके पास क्या जी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है जी। अच्छा, यहाँ पर PS क्या है जी, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, P नॉट क्या है आपके पास, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। डेल्टा HF इज एक्चुअली द हीट ऑफ फ्यूजन, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T नॉट क्या है आपके पास बेटा, इट इज द टेम्परेचर करेस्पॉन्ड्स टू द फ्रीजिंग टेम्परेचर, जो कि इधर ग्राफ में भी दिया आपके पास फॉर दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और T क्या है आपके पास, ये आपके पास है बेटा फ्रीजिंग टेम्परेचर फॉर दैट ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि ग्राफिकली मैंने शो किया हुआ है। मजीद इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आगे लेके जाते हैं, कैसे हम पहुंचे फिर आपके पास क्या है जी, कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ठीक है। एज वी नो दैट कि फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, जो वेपर प्रेशर, जो आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है PS, इट इज इक्वल टू व्हाट, ये किसके बराबर होता है आपके पास, ये बराबर होता है P नॉट x1 के बराबर होता है, ठीक है। या आप इसे यूं लिख सकते हैं, PS by P नॉट इज इक्वल टू x1, ठीक है। अच्छा, PS by P नॉट x1 कैसे आ गई, ये क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके क्या हो गया जी, डिवाइड हो गया। नाउ आपको बाय डेफिनेशन पता है, बाय डेरिवेशन आपको पता है बेटा मोल फ्रैक्शन की, कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन x1 प्लस x2 किसके बराबर होता है जी, 1 के बराबर होता है। तो मैं अगर लिखना चाहूँ, हमें पता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, तो x1 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1 माइनस x2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस x2। तो मैं PS बाय P नॉट की जगह पे लिख सकता हूँ कि PS बाय P नॉट इज इक्वल टू व्हाट जी, 1 माइनस x2, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आप ऊपर इक्वेशन में देखें तो आपके सामने ये इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, नेचुरल लॉग ऑफ PS बाय P नॉट, तो आप नेचुरल लॉग ऑफ PS बाय P नॉट की जगह पे क्या लिख दें जी, 1 माइनस x2 लिखते हैं। बाकी क्वेश्चन उसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है, ये राउंड्स लॉ पहले भी मैंने आपके सामने ये एक्सप्लेन किया। PS बाय P नॉट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस x2। बाकी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखें जी, PS बाय P नॉट की जगह पे नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस x2 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस डेल्टा HF बाय R into 1 by T नॉट माइनस 1 by T, ये इक्वेशन आपके सामने आ गई। अच्छा, नाउ मजीद इसको आगे बढ़ाएं बेटा, तो आपके पास इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसकी साइड को भी सॉल्व करेंगे थ्रू थ्रू द लॉग रूल्स, ठीक है। और आप देखें तो ये T 1 by T नॉट है माइनस 1 by T, इसका अगर आप LCM लें बेटा तो फिर इसकी क्या सोल्यूशन आती है, ठीक है। मैं आपके सामने लिखता हूँ, पहले से लिखते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा HF बाय R। तो एलसीएम लिया क्या है आपके पास ही, बताएं मुझे,
नीचे आपके पास क्या आ गया जी, टी नॉट टी आ गया, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा बेटा आपके पास, ऊपर जो है आपके सामने है वो बचेगा क्या, आप इस तरफ भी टी नॉट टी को मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से आपके पास टी नॉट कट जाएगा, ऊपर टी इधर बच गया, इधर भी आप मल्टीप्लाई कर दें जैसे टी कट जाएगा तो टी माइनस टी नॉट ये आ जाएगा जी, ठीक है। अच्छा नाउ एक बात समझ लें कि सॉल्यूशन जो है वो इंतहाई डाइल्यूट है आपके पास, ठीक है। हमने बहुत ही कम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो है सोल्यूट जो है वो डाला हुआ है किसके अंदर जी, सॉल्वेंट के अंदर। इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच एफ बाय आर। ये जो ऊपर है ये क्या है आपके पास, दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये देखें आपके पास टी माइनस टी नॉट, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया जी डेल्टा टी एफ। अच्छा ना ये जो टी नॉट बाई टी है इससे आप देखें जो डिफरेंस है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ठीक है। जब आप सोल्यूट जो है वो बहुत ही कम कंसंट्रेशन कम अमाउंट में डाल रहे थे आपके पास, तो जो टी है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है किसके जी, टी नॉट के। तो मैं इस टी को अप्रोक्सीमेटली बराबर लेता हूँ किसके जी, टी नॉट के, तो इधर मैं नीचे लिख देता हूँ टी नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वेशन की सूरत जो आई वो आपके सामने है जी। Natural log of 1 minus x2 is equal to minus delta hf by r delta tf which is actually depression in freezing point and t naught square, ठीक है। now बच्चे इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है नेचुरल लॉग ऑफ 1 minus x2 इसे सॉल्व करते हैं, तो इस साइड को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कैसे जी, बाय अप्लाइंग द लॉग रूल्स अकॉर्डिंग टू द लॉग रूल्स या रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, जो सीरीज के रूल्स है आपके पास, जो नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस x2 है इसका सोल्यूशन बराबर होता है किसके जी, माइनस x2 के या माइनस x2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और इसी तरह से माइनस x2 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 अप टू सो ऑन। रिमेंबर आपको याद है बेटा कि मैंने कहा था नंबर ऑफ सोल्यूट जो है हम कम अमाउंट में ले रहे हैं, तो लिहाजा हम ये जो डिनोमिनेटर में 2 और 3 और ये स्क्वायर और क्यूब वाली टर्म है हम इन्हें निगलेक्ट कर सकते हैं, ये इंतहाई और छोटी हो जाएंगी क्योंकि ऑलरेडी सोल्यूट जो है वो क्या है जी आपके पास वेरी स्मॉल है। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस x2 जो है इसका सोल्यूशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा किस तक जी आपके पास, इट इज इक्वल टू माइनस x2। तो ऊपर जो इक्वेशन है ये वाली आपके सामने है, इस इक्वेशन में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस x2 की जगह पे माइनस x2 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, और मैंने आपके सामने जो रूल है वो एक्सप्लेन किया, बाकी क्वेश्चन उसी तरह से। ये क्वेश्चन आगे मजीद कैसे सॉल्व होगी ये मैं आपके सामने सोल्यूशन इसका लिख देता हूँ जी। तो क्या लिखें, नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस x2 की जगह पे क्या लिखें जी, माइनस x2 लिखें, तो ये मैंने लिख दिया माइनस x2, ठीक है। इज इक्वल टू व्हाट, बाकी क्वेश्चन उसी तरह से, माइनस डेल्टा एच एफ बाय आर इंटू व्हाट जी 1 बाय क्या है जी, सारी क्या आपके पास जी डेल्टा टी एफ और टी नॉट स्क्वायर ये आ गया, ठीक है जी। अच्छा आप देखिए बेटा, तो इस इक्वेशन के दोनों तरफ माइनस का साइन है, तो आप माइनस के साइन को अगर आप मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। तो मैं मजीद एक स्टेप नहीं लिखता, यहीं पे लिख देता हूँ, आप इसके माइनस के साइन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो इस तरफ भी प्लस हो जाएगा और इस तरफ भी क्या हो जाएगा जी, प्लस। आपकी न्यू इक्वेशन जो है वो आपके सामने है ना। इस इक्वेशन को बनाते हैं फॉर दैट ऑफ डेल्टा टी एफ, तो डेल्टा टी एफ यहाँ पर मौजूद है, आप देखें डेल्टा टी एफ ये आ गया, ठीक है जी। डेल्टा टी एफ इसके नीचे आप देखें टी नॉट स्क्वायर जो था वो क्या हो रहा था जी, वो डिवाइड हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा था उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। तो आर टी स्क्वायर मेरे पास ये आ गया, आर टी नॉट स्क्वायर ये आ गया, और डेल्टा एच एफ ये आ गया जी, x2 मेरे पास ये आ गया, ठीक है जी। तो ये डेल्टा टी एफ के लिए मैंने इक्वेशन को बना दिया। आप इसी इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, ठीक है ना। ये जो x2 है आपके पास, हमें पता है x2 किसके बराबर होता है बेटा, x2 बराबर होता है किसके जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है जी। अच्छा आपको पता है बेटा, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आप ऐड करते हैं तो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होती है जी, इसके साथ डायरेक्टली इंक्रीज करती है। तो मैं n2 की जगह पर लेट्स से m लिख दूं आपके पास, और n1 अपनी जगह पे, इसी तरह से आपके पास n2 की जगह पे मैंने m लिख दिया, ठीक है जी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है इसकी वजह से मोलालिटी वेरी करती है, डायरेक्टली
डिपेंड अपॉन ईच अदर। तो मैं n2 की जगह पे लेट m लिख देता हूँ आपके पास, नीचे n2 की जगह पर मैंने ml लिख दिया जी। वंस अगेन जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो इंतहाई स्मॉल है, तो लिहाजा जो डिनोमिनेटर में m है वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो नेग्लेक्ट हो सकता है। तो आपके पास x2 क्या बचेगा, वो बचेगा जी m डिवाइडेड बाय n1 बचेगा आपके पास। ठीक हो गया जी। इक्वेशन 3 में आप x2 की वैल्यू डाल दें तो डेल्टा TF किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया जी r t नॉट स्क्वायर बाय डेल्टा h f, ये आ गया क्या जी n1, और आगे क्या आ गया जी मोलैलिटी m आ गया। ठीक है जी। ये वाली जो टर्म है आपके पास बेटा ये बराबर होती है किसके जी, ये बराबर होती है के एफ के बराबर होती है। ठीक है जी, विच इज मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट। ठीक है जी, या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसके बराबर होती है इनटू एम। ठीक है। अब इस के एफ को अगर आप मजीद डिफाइन करना चाहते हैं बेटा आपके पास, तो ये जो इक्वेशन 4 है ये इसकी डिफाइनर है। अगर आपकी इक्वेशन जो है वो राउल्स लॉ को क्या कर रही है, ओबे कर रही है, तो जिस वक्त आपके पास 1 मोल ऑफ सोल्यूट, जिस वक्त आपके पास क्या हो जी 1 मोल ऑफ सोल्यूट आप डिसॉल्व करें किस में जी 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, तो उस वक्त जो आपके पास जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व होगी वो किसके बराबर होगी आपके पास जी, वो असल में के एफ के बराबर होगी आपके पास। वो असल में क्या होगा जी मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट होगा, प्रोवाइडेड दैट योर सॉल्यूशन इज ओबेइंग द राउल्स लॉ। तो इस तरह से डेल्टा टीएफ जो है आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं किसके बराबर होगा जी के एफ। ठीक है, तो के एफ जो है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर जी, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन और नेचर ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स के तौर पर लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास जो के एफ की वैल्यू फॉर दैट ऑफ वाटर जो है आपके पास, वो के एफ क्या होता है जी, के एफ की वैल्यू जो है फॉर दैट ऑफ वाटर है वो है 1.86 है। इसी तरह से आपके पास फॉर दैट ऑफ बेंजीन क्या है आपके पास जी, ये बेंजीन के लिए है 5.80 आपके पास। ठीक है जी, ये कुछ मैंने आपके सामने वैल्यूज लिखी। याद रखिए बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ के एफ जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ के बी जो है वो के एफ से क्या होता है, लेस होता है, या के एफ का जो मैग्नीट्यूड है वो के बी के मैग्नीट्यूड से क्या होता है जी, ग्रेटर होता है। बिकॉज ये जो हीट से इन्वॉल्व कर रहा है ये हीट ऑफ फ्यूजन, और वहां पर आप हीट देखें तो वहां पर हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो इन्वॉल्व हो रही होती है। तो के एफ का जो मैग्नीट्यूड है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ के बी। आप इनकी वैल्यूज को टेबल से कंपेयर करके देख सकते हैं। तो इक्वेशन 4 जो है आपके पास ये डिफाइन होगी के एफ के लिए, और इक्वेशन 4 हमारे पास एक और चीज की तरफ भी हमें लेके जाती है कि डेल्टा टी एफ जो है एक्चुअली इट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आप के एफ को छुपाएं तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी कंसंट्रेशन। तो डेफिनेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करे। मोलैलिटी क्या है, कंसंट्रेशन यूनिट है आपके पास। सच अ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरह से बेटे आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को इस इक्वेशन 4 से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मजीद जो लास्ट आप पॉइंट है इसका उसको निकालने के लिए कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द डिसॉल्व सब्सटेंस, हम इक्वेशन 4 को मजीद आगे ले जा सकते हैं। आपको पता है बेटा जो मोलैलिटी है वो किसके बराबर होती है, इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी, मोलैलिटी किसके बराबर हुई, इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह पे मैं लिख देता हूँ W2 डिवाइडेड बाय M2 लिख देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से आपके पास W1 जो है वो क्या है जी, वो वेट ऑफ द सॉल्वेंट है। कन्वर्जन फैक्टर कि आप ग्राम्स को किलोग्राम्स में रखना चाहें। ठीक है, जो आपके पास मोलैलिटी के लिए जो यूनिट्स बचे वो केजीस में बचे आपके पास, तो वो क्या है जी, उसके लिए हम क्या कर देते हैं 1000 एज अ कन्वर्जन फैक्टर लिख देते हैं। ठीक है, तो m जो है वो किसके बराबर आ गया, m को आप आगे सॉल्व करें। ठीक है, तो आप इसे यूं लिख सकते हैं W2 बाय M2। ठीक है, तो ये डिवीजन में आ गया, और फिर आप इसे क्या लिखें जी W1 बाय 1000 लिख लें। ठीक है, मजीद सॉल्व करें मैथमेटिक्स से, आपको पता है क्या होता है आपके पास ये m बराबर आ जाएगा किसके, W2000 डिवाइडेड बाय व्हाट जी W1
m2 के बराबर आ गया। ठीक है जी, हमने इन्वर्ट किया तो डिवीजन चेंजेस टुवर्ड जी मल्टीप्लिकेशन, तो m इज इक्वल टू W2000, W1 m2 के बराबर आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन क्या थी, ये आपके सामने मैंने इक्वेशन 4 लिखी हुई है। आप m की जगह पर लिख सकते हैं क्या, W2000 डिवाइडेड बाय व्हाट जी W1 m1 लिख सकते हैं, और kf अपनी जगह पर होगा। डेल्टा TF किसके बराबर आ गया जी, डेल्टा TF बराबर आ गया किसके जी के f के। m की जगह पर सिर्फ आप क्या लिखें जी, W2000 डिवाइडेड बाय व्हाट जी W1 m2 की जगह आप आप यहाँ पर m2 लिख सकते हैं। अब आप m2 निकालना चाहते हैं तो आप m2 बासानी निकाल सकते हैं। कैसे, ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर वाली चीजें आपके पास यहाँ पर हैं, ये नीचे डिवीजन में आपके पास, जब आप इसको इधर लेके जाएंगे आपके पास तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ये ऊपर है आपके पास तो यहाँ पर आप लेकर आएंगे तो m2 के लिए आप इक्वेशन बासानी बना सकते हैं। तो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द डिसॉल्व्ड सब्सटेंस, जो कि मैंने बताया था कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सिग्निफिकेंस है। अच्छा, KF